The city of dreams, and the city of nightmares. Mumbai allures a lot of people every day, every year, year on year. Some of them come by their own free will, and some of them think that they come by their own free will. Till the time they realize the truth behind these city lights. And some of them die to get back home. तिमी म भन्दा कोसो टाढा छौ तिम्रो माया सधैँ मसँग छ आफ्नै धड्कन छामेर हम ज़्यादा कुछ खाने की इंटरेस्ट था ना इसलिए दुकान जाते थे। एक दुकान के लोग से हमारा परिचय हुआ था, उसका नाम प्रेम था और वो हमारा ट्रैफिकर ही है। और एक दिन उसने क्या बोला, ठीक है बेटा तुम लोग को भी दसरा का टाइम था इसलिए उन लोग ने बोला ठीक है तुम लोग चल रहा है तो चलो हमारे साथ। बोला हमने देखा था टीवी में देखा था बम्बई, लेकिन रियली में ऐसा होता है करके हमने देखा नहीं था। 7 तारीख को बम्बई आया, एक रूम पे लेके गया। वो रूम अच्छा है, रूम पे कोई भी खाली सिर्फ रात को जा सोता है। तो रात को कितना 12 बजे हम लोग का नीचे लेके आया। नीचे लेके आया, इतना छोटा छोटा कपड़ा इतना ही है ना, मेरे को कितना तो ये बुरा लगा। तो मैं बोला तुम लोग का शर्म भी नहीं है, एक कपड़ा पहनता है। तो मेरा को क्या बोला तुम लोग का आदत हो जाएगा, कल 2-3 दिन थाएगा तो आदत हो जाएगा। मेरे को ठंडा का साथ क्या मिला के दिया तो मुझे पता नहीं। तो मैं घर के सबको भूल गया था, मेरे भाई का, बहन का, मामा पापा मम्मी का, सब भूल गया था। Girls from all over South Asia are brought to Indian metro. Little women that are brutally forced to grow up. They come in search of work, on the lookout for unfulfilled dreams, and also to get away from their harsh ground realities. Not many of them return, but some do. गासेको माया आज एक्लै म छु यहाँ आफ्नै धड्कन छामेर। This story is not about how many girls are trafficked to India every year, or their ill-fated journey to the land of their dreams. This is a story about their fight to survive, beyond the trade they were forced to enter, about their choice, about what they want to do with their lives. Little women and their urge to reach to what they call their home, or their choice to stay back. जो ट्रैफिकर रहते ना उन लोग के भरोसा करने के लायक हूँ करके दिखाते। उन लोग बहुत प्यार करके लेके आते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा भी ऐसे नहीं करते, पर भी उन लोग बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं। अच्छे नहीं होते कुछ, उन लोग के पैसा के मोह में फंसते हैं ना उन लोग, इसलिए इन लोग ऐसे करते हैं। और बाद में हमने बोला हाँ ठीक है हम चलेंगे। Seema's story is a typical story from Nepal. A trafficker convinced Seema and her sister to come to India with him. It was festival time, and he convinced them that they would buy a few clothes from Bangalore and be back soon. एक लड़का है मेरा को बोला जे लड़की चल, मैं बोला नहीं जाएगा, मैं जान निकल जाएगा तो मैं नहीं जाएगा। वो घर पे मैं 4 दिन में रोका है।
तुम लोग जो दिल करेगा तो तुम लोग का ये होता है ना, अच्छा ना, घर पे पैसा भी भेज देने का, अच्छा अच्छा कपड़ा भी भेज देने का। मैं बोला नहीं करेगा तो नहीं करेगा। बाद में मेरे को एक ठंडा लेके आया और नींद का गोली उसका अंदर दिया। नींद का गोली दिया, दूसरा लड़का का मेरे को 1,60,000 रुपया दे बेच दिया। जब भाई का राखी बांधा वो दिन का मेरे भाई का बहुत याद आ रहा था, तो मैं बोला मेरा घर में जाने का, मेरे भाई का राखी बांधने का। तब बोलता है घर जाएगा तो पैसे चाहिए ना, पैसा जमा करेगी तब घर में लेके जाएगा, मेरा सहेली बोला। तो मैं बोला तो ऐसा क्यों किया, मैंने ये पता था तो मैं नहीं आता था। बोला ठीक है। बस शाम हो गया ना, तो 2 आदमी गया था ऐसा देखने को। तो बोलता है लड़की को मेरे को चलेगी, तो मैं बोला मेरे को नहीं करने का। तो वो लड़का मेरे को बोला जो ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं, मैं मर जाएगा तो मैं नहीं करेगी, मैं ऐसा बोला। तो मेरे को बोर्ड होटल में बहुत मारा था। Be it from Nepal or Bangladesh, the story remains the same. The allure of a better life, of opportunities. The red light areas of Mumbai are no different from the red light areas of Kolkata or Delhi. A small display room where the girls are showcased. A series of 6 by 8 rooms, barely enough to hold a cot, where the girls serve their clients. And lots of murky places to hide the girls in case a raid happens. Some of these hiding places are worse than the harshest of jails, probably closer to a concentration camp experience than anything else. The girls are forced to hide, mostly the underage ones, to stop them from interacting with the police. Maybe because not all of them accept this to be their destiny. And not all of them have chosen this to be their profession for the rest of their lives. Because they still want to fight to get what they call a home. मैं उधर से बहुत कोशिश कर रहा था जब भागने का। मेरे गाँव पर एक लड़का आता था, वो मेरे को फ़ोन नंबर आता, तू इधर से भाग जा, तू स्टेशन में खड़ा, मैं तुझे टिकट करके तुझे गांव में छोड़ देगी। तो एक दिन 1 बजे सुना जब पुलिस लोग आए, पुलिस के लोग आए, सब भागो। तो उधर जाके बड़ा मैडम मेरा सब जाके पकड़ कर लेकर आया। पुलिस लोग कहाँ गया तो मेरे को बोलता बेटा तू कौन सा रूम का, मैं कुछ नहीं बोला। द्वितीय बार बोला बेटा कौन सा रूम का बता ना, मैं बोला ये रूम का। तो बोलते ये रूम में यार कितना लड़की है, मैं बोला 6 लड़की है। मेरे को बोला बेटा ये गांधा काम अच्छा लगता है, मैं बोला नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुमको लेके जाओ मेरे को। इसे बाथरूम के नीचे वो पत्थर रखा था और थोड़ा ऊपर छत पे खुला था। मैंने सोचा एक बार ट्राई करूँगी तो कम से कम निकल तो जाऊँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आई, कोई नहीं देखा। ऊपर तो आई लेकिन नीचे बहुत गहरा दिखाई रहा था क्योंकि बहुत नीचे था ना, और कुछ समझ में नहीं आया था क्या करूँ, मैं मर जाऊँगी नहीं, बहुत डर भी लग रहा था। एक बार देखेंगे तो मेरे को पकड़ेंगे मारेंगे, फिर कभी नहीं निकलने का मिलेगा, यही सोच रही थी। और फिर बाद में मैं थोड़ा थोड़ा नीचे करके आई और 2nd फ्लोर तक मैं आई और फिर मैं कूद ही मारी और नीचे आई और फिर धीरे धीरे करके मैं बाहर निकल गई। और बाहर देखी वही दुनिया था। फिर बाहर जो रहते वो लड़की लोग रहते, धंधा करवाते। फिर मेरे को डर लगने लगा, फिर कोई तो मेरे को ऐसे नहीं बेच देंगे ना। But not everyone is as fortunate. Most of them can't flee because they are afraid, and the brothel owners keep a strict watch on them. They are forced into drugs and alcohol so that they have to stay back to have access to these. Some of them choose to stay in the trade. They are the believers, and they are what might be called the fortunate ones. The non-believers go through a living hell. They take their children away, and the girls stay back because they know they will never manage to see them again if they flee. They are taught to keep their locations secret. They are brainwashed to lie, to say that they are not underage. When they arrive fresh, they are in huge demand. They lose their childhood to the whims and fancies of well-to-do clients. And then, after they are exhausted and probably with a venereal disease or even AIDS, they are sold to the other suburban brothels
that cater to the construction laborers and drivers and daily wage workers. The same story begins over and over again till they die, alone, dejected, a slow, painful, dusty death. If they see a ray of hope, they cling on to it desperately, but it takes some time to convince them that this is an actual ray of hope. They have reached a state of mind where they no more believe anything. They feel like lifeless sex toys, and all that men want from them is sex and nothing else. This makes the job of people like Ashok a lot more difficult. Ashok works with an NGO. The job that he chose for himself is that of an informer and a counselor. He makes regular visits to red light areas to counsel minor girls. जब मानो कि हमें पता लगता है कि कोई ब्रोथल में यहाँ पे माइनर गर्ल्स है, उस वक्त हम एज अ डेपो कस्टमर जब जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो विक्टिम के साथ बैठते टाइम कि हिडन कैमरा है ये पहन लेते हैं और पूरा जो भी वहाँ पे हमारे बीच में बातचीत होती है उसको हम शूट करते हैं, ताकि बाद में मानो कि जब पुलिस बोलती कि ये घर में लड़की थी नहीं, तो पूरा फुटेज रहता है इससे, तो वो मानो कि इससे मुकर नहीं सकती, घर वाली है या तो कोई भी है। जब नई लड़की आती तो उसके लिए नया लोग रहते हैं। लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज का होता है, और लड़की की मेंटालिटी भी इस तरह से मानो कि चेंज हो जाती है कि वो अपने आप एक पूरा सर्कल बना लेती है कि मैं नहीं यहाँ से बाहर निकलूँगी तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से बच ही नहीं पाऊँगी। और ब्रेन वॉश की बात करें तो उनके ऊपर बहुत ही मेंटली और फिज़िकली बहुत ही टॉर्चर किया जाता है। इवन मैंने सुना है कि उनकी वेजिना में डंडा तक घुसेड़ देते, आयरन रॉड से उनको चिली पाउडर से बहुत ही फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया जाता है। जो लड़की नहीं टूटती उनको मानो कि खाना पीना तक नहीं देते, 10-10, 12-12 दिन तक। उनको कैसे भी करके वो रेडी करते हैं कि देखो आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, आप यहाँ से निकलना आपका नामुमकिन है। अरे भाई इधर क्या लाएंगे? आपका दोस्त किधर का रहने वाला है? आपका दोस्त? This is the first step towards a rescue operation. ऐसे बैठे टाइम पास। ऐसे क्यों बैठे? टाइम पास। इसे टाइम पास करने का टाइम पास तो किधर भी बैठ टाइम पास कर सकती है ना, इधर कैसे टाइम पास होता है? The first step is to convince the girls that they are not unwanted. The rest of it falls into place. There are people in the world willing to help them escape this hell. It's crucial to bring back their lost faith, but that's a difficult task. सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग में है इमोशन। मानो कि काउंटर अटैक होता है, जैसे ही हम सिटिंग रूम में एंटर करते हैं उनके फेस से सबसे पहले तो उनके फेस देखते हैं। अब शादी क्या? हाँ जी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा भी। सिंपल सी बात होती है फर्स्ट सिटिंग में, आपका नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। वो लड़कियाँ भी पूछती है कि आप कहाँ से आए, क्या करते। तो क्या है कि वो भी इतनी मैच्योर हो गई होती है कि उनको भी पता लगता है कि ये आदमी कुछ डिफरेंट है। आप कहाँ के? बिहार का रहने वाला। बिहार कहाँ? ये पटना में। पटना के। 4 या 5 सिटिंग के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हिंट मिलाते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, ब्रोथल कीपर आपको क्या टॉर्चर करती है, थोड़ा। पापा कोई काम नहीं करती है, छोटा भाई है, उसको कम देखेगा। तो ये क्या प्रोसीजर चलता रहता है। और जब ये बातों में हमें लगा कि कुछ ऐसी उसने बात बोल दी, तो फिर हम मानो कि रियली उनको बताते हैं कि आप यहाँ से निकलना चाहोगे। उसके बाद आफ्टर 7 और 8 सिटिंग जब हमें पक्का एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अभी ये लड़के हमारे हाथ में है, उसके बाद हमारा आइडेंटिटी ओपन करते हैं कि देखो मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। Seema escaped the hell before she faced the full impact of the system. Now they are all returning home to Nepal. But that has to be through a sister NGO in Nepal. Seema escaped and found shelter with the NGO that Ashok works for. But there are many more like Seema, underage girls, waiting to be rescued. ये ब्रोथल ओनर्स है रिनो एंड
सरिता, ये दोनों बोथ ऑफ पार्टनर। इसके घर में अभी 6 लड़कियाँ टोटली। ओके। इन 6 में से 3 है वो कंफर्म माइनर है। आपको नागपाड़ा सब पुलिस स्टेशन से होते हुए आप यहाँ से ये 13th लेन। पहले पुलिस स्टेशन में जब हम जाएंगे तभी यहाँ पे अपने मीटिंग को यहाँ बिठा देंगे। डिकॉय बन के वो डेकोई बन के वो यहाँ बैठेगा। फिर वो हम जाके यहाँ कहीं खड़े रह जाएंगे। जब वो मोबाइल से SMS देगा या तो मिस कॉल देगा, मेरे साथ गौतम होगा। ओके। और बाद में हमारे पीछे फिर पुलिस आएगी। हमें उनको पहले से समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली लोकेशन कौन सा है, कितनी। नहीं, हमें पुलिस को लास्ट मोमेंट तक नहीं बताना है। हम कौन से ब्रोथेल नंबर कौन सा है वो हमें अभी नहीं बताना है। लास्ट टाइम हम जब 3 टिया पे रेड की अशोका, ये ध्यान रखना, हम गए पूरे प्लानिंग के साथ गए, लेकिन पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन लीक हुई। सीनियर PI को मैंने बताया है कि हमें 30th लेन में जाना है, लेकिन ब्रोथेल नंबर नहीं बताया है। और सीनियर PI भी अपने सबऑर्डिनेट को नहीं बताएंगे, सिर्फ वो साथ में ले लेंगे, साथ में वो हमें फॉलो करेंगे। लड़की को मैं अपने हाथ में ले लूँगी, बाद में आपको सब वहाँ पे ढूंढना है। पुलिस स्टेशन लेकर आया तो वो लोग क्या बोलता है, चटनी क्या बोलते हैं, बेटा झूठ ठिकाना देगा कोलकाता, किधर पे तो एड्रेस देने के लिए बोला। मैं एड्रेस, मेरा जाँच छाछ में तय एड्रेस दिया, वो लोग झूठ एड्रेस। मेरा को बोलते क्यों बांग्लादेश के या बोल गया ना, उधर 10 बच्चों का जेल होता है। मैं उधर 1 साल था तो मैं बहुत रो रहा था, मेरा घर के आता रहा था, मेरा पापा में नहीं आता रहा था। तो मैं बोला मेरे घर में जाने का, तो बोलते नहीं जाने का है, पैसे दो आज जाओ। तो मैं बोला पैसे क्यों दूँ, मुझे समझ नहीं बोल क्यों, जो तुमको लेके आया था तो 50,000 टाका लेके गया। मैंने बोला आप लोग को तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, लेकिन दूसरे का ज़िंदगी आप लोग क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैंने जब उन लोग को पूछा ना ऐसे करके, तो इन लोगों ने बोला हमने तुमको नेपाल से इधर नहीं लाया ना, तो तू ही आई है, खुद अभी काम करना पड़ेगा। मेरे को बहुत डांटी। Almost there. Now that Seema and the other girls have entered Nepal, it already feels like home. Yes, there was a bit of confusion near the border, but the papers were in order. So, it's back to the roads again. Back in Mumbai, their friends that they have left behind are trying to put their lives back together in bits and pieces. They know that life will never have the same meaning for them, but at least there's no harm trying to live with respect. बाहर निकलने के बाद जब समझो रेस्क्यू फाउंडेशन का शेल्टर होम में आती है, तो फिर उसकी परिस्थिति फिर तभी तो उसने क्लाइंट को बोला कि मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर उसको क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अभी क्या मुझे सोसाइटी अपनाएगी, पैरों पे खड़ी रहूँगी तो क्या करूँगी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई लड़की में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, हम ये करेंगे। They have taken the all-important first step, opted to move out of the trade. That gives them the all-important confidence. They know they have the strength and the determination to make it happen. That they will now have to think forward and learn skills that empower them to get back to the mainstream. ये जगह मेरा को अनेक अच्छा लगता है। इधर पे जितना सिखाते ना सब करने के, मतलब पढ़ने के लिए, तब ब्यूटी पार्लर सिखाते ना, सिलाई करने के लिए, सब मैं कोशिश करेगा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिंदगी जा हो ख़त्म में आप भी आगे बढ़ने के लिए जैसे करना चाहिए ऐसे ही करेगा। जब हम रेस्क्यू करते हैं तभी हम यही प्रिकॉशन रखते हैं कि वो रीट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई किस्सा ऐसा भी होता है कि लड़की रीट्रैफिक होती है, क्योंकि एक बार घर गई और फिर घर वाले ने नहीं स्वीकारा या तो सोसाइटी ने उसको ये किया और फिर घर की कंडीशन ख़राब है, तो फिर रीट्रैफिक होने की संभावना होती है। लेकिन
हम वही सोचते हैं कि लड़की रिट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 3 साल तक फॉलोअप्स करते हैं कि वो लड़की को उसके पैरों पे खड़ा करना है, डायरेक्ट हैंड ओवर टू फैमिली नहीं करना है। नेटवर्किंग एनजीओ है जो रीइंटीग्रेशन करेगा, तो रीट्रैफिकिंग का रेशियो बहुत कम है। Many girls who are sent back to Nepal go through this process till the time their families take them back or don't take them back. Nepalese society has much less prostitution than the metros of India and much more conservative as well. So once these girls get exposed to the trade, it becomes difficult for them to get back to the mainstream of life. नेपाल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कोर्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑर्डर आ गया, वैसे हम डायरेक्ट नेपाल में हम वहाँ के जो नेटवर्किंग एनजीओ है हमारा मैती नेपाल में हम डायरेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं। When the girl is rescued, we tell them that during the legal procedure, the girl has to stay with us, and during that period, she learns different kind of skills, life skills, which later on makes her sustainable for her livelihood. This is not the end of the road. That might be the beginning of yet another journey. The most difficult bit is being accepted at home. Most of these girls had fled their homes without their parents' knowledge. At least some of these Nepali girls have managed to reach their homeland. A home might soon follow. At least there's a possibility. For girls trafficked from Bangladesh, even that is difficult. बांग्लादेशी लड़की को उसके देश तक पहुंचाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे बांग्लादेशी लड़की रेस्क्यू हुई, हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, बांग्लादेश हाई कमीशन को इन्फॉर्म करते हैं, बांग्लादेश का एनजीओ को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर इतनी लेंदी प्रोसीजर है कि बांग्लादेशी हाई कमीशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करता है, फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ जाता है। और ये पूरी जो प्रोसीजर है वो ख़त्म होने में 1.5-2 साल लग जाता है, और तब तक लड़की हमेशा ये बोलती है कि मम्मी हम कब घर जाएंगे, क्योंकि एक बार छूट गई तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहती हूँ। Home sweet home. A place where you live in love with your near ones. A place which takes you years to build, bit by bit. A shelter of compassion and care. A space to return to after the day's work is over. And where you know you will be accepted. Despite all, in spite of everything. आज पापा मम्मी को बात नहीं सुना रही कि मेरे को इधर आना पड़ा। आज पापा मम्मी को बात नहीं सुनता था तो इधर नहीं आना चाहिए था मेरे को। मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इधर कुछ काम करना चाहता हूँ, खुद का पाँव में खड़ा होना चाहता हूँ। मेरा को घर पे जाने का दिल करा, किंतु मेरा पापा भी मेरा को घर पे भी नहीं लाना। मेरे जैसी बहुत लड़की है जो बेला फंसा कर ले जाते, उन लोगों को मैं रोकना चाहती हूँ। Little women, bound in fear and captive in desperation, being sold again and again till there's nothing left to sell. Changing hands every day, every night. Some of them don't see the open sky for months. Women from beyond the borders, women from inside, trafficked to death. Little women, raped out of childhood. Women who could be our daughters or sisters. But does it matter? How does it matter? For us, they are just women, little women. ये मेरी कहानी है और मैं आप लोग से आशा करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने इतना तक किया, और इसको रोकने के लिए आप लोग कुछ करेंगे।
This story is not about how many girls are trafficked to India every year. This is a story about their fight to survive. Beyond the trade they were forced to enter, little women and their urge to reach to what they call their home.